हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स देखे थे। हमने पूरा उसका प्रोसेस देखा था, किस तरीके से बनता है, क्या क्या कंपोनेंट्स के एक्सेस होने की वजह से क्या एडवांटेज मिलते हैं, क्या डिसएडवांटेज मिलते हैं। तो ये सब हमने देखा था। लास्ट एपिसोड की कहानी हमारी टॉलरेंस लिमिट पे खत्म हुई थी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या टॉलरेंस लिमिट होती है, सेकंड क्लास ब्रिक की क्या टॉलरेंस लिमिट होती है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि टॉलरेंस लिमिट क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। तो क्या पूरी प्रोसेस है, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ हमारी ब्रिक की, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं हमारे पी, जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद हम उसको मोल्डिंग करते हैं। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे ड्राइंग करते हैं और उसे फिर क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं। तो पीडीएमबी, जिसमें पी हमारा क्या शो करता है, प्रिपरेशन ऑफ स्ले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हमें पढ़ना है पहले सबसे पहला कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे करते हैं, प्रिपेयर। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या किया जाएगा, अनसॉइलिंग। तो हमारी जो ऊपर की अर्थ है, जो हमारी अर्थ है उसकी अप्रोक्सीमेटली टॉप 200 mm जो है, टॉप 200 mm या 150 mm तक की जो सॉइल है हम उसको हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव मैटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम ऊपर की टॉप 200 mm की जो लेयर है उसको हम हटाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या किया हमने, अनसॉइलिंग की। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्टेप, ये सब एग्जाम में लगाने को आ जाते हैं, अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए, हमने अनसॉइलिंग की। अनसॉइलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, भाई हमने अनसॉइलिंग कर दिया, अब क्या करेंगे, हम एक अप्रोक्सीमेट अपनी जो चाहिए थी, जो हमें अपनी जो सॉइल चाहिए वही उसके लिए डिग करना पड़ेगा। तो हमने उसे डिग किया, डिगिंग की। डिगिंग करने के बाद क्या होगा कि हमें सॉइल मिल जाएगी। अब उसमें बहुत सारे पेबल्स प्रेजेंट है। तो देखो, अनसॉइलिंग करने के बाद अपनी डिगिंग की, उसमें बहुत ज्यादा पेबल्स प्रेजेंट है, जो हमें अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट है, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिगिंग करने के बाद क्या कर देंगे, उसको हम क्लीन करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले अनसॉइलिंग, डिगिंग, फिर क्लीनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, डिगिंग क्लीनिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे वेदरिंग करेंगे, हवा में उसको रखेंगे। वेदरिंग करनी पड़ेगी हमें, वेदरिंग करेंगे, रखेंगे उसे हवा में। फिर क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है उसमें, आपको ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, उसको ब्लेंड करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। फिर उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर की तरह उसे ब्लेंड करके पेस्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें हमें टेम्परिंग करनी पड़ती है, अच्छे से ब्लेंड करनी पड़ती है, टेम्परिंग करनी पड़ती है। तो ये जो कुछ स्टेप है ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले में। तो सबसे पहले हमने अनसॉइलिंग की, ऊपर के टॉप लेयर हटाया। फिर उसके बाद हमने डिगिंग की, जो हमें एक सॉइल चाहिए उसको निकाला हमने। उसके बाद क्या किया, उसको क्लीन किया, पेबल्स हटाए। फिर हमने वेदरिंग, थोड़ी देर एयर में उसको रखा। उसके बाद हमने क्या किया, ब्लेंडिंग की। और फिर हमने टेम्परिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि टेम्परिंग किस मशीन में की जाती है। आप ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यूज किया जाता है, कि इसमें हम टेम्परिंग प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मोल्डिंग। तो अगर मोल्डिंग की बात करते हैं तो बेसिकली अभी हमने देखा, अनसॉइलिंग कर ली, क्लीनिंग कर लिया हमने, वेदरिंग, टेम्परिंग, ये सब ब्लेंडिंग करके अब हमने पूरा अपना रेडी कर लिया। अब उस पेस्ट को हमें क्या करना है, हम उसे पेस्ट बनाएंगे। पहले तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाता है, तो 25 से 30% के अप्रोक्सीमेट हमें वाटर यूज किया जाता है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है इसको पेस्ट बनाने के लिए। अब इस पेस्ट को हम एक साँचे में डालेंगे, मतलब एक परफेक्ट शेप, एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, साइज देने के लिए हमें क्या करना होता है, एक साँचे में डालना पड़ता है। वही हमारा क्या है, मोल्डिंग। हमें मोल्ड में डालना पड़ता है, मोल्डिंग करनी पड़ती है। तो अब अगर बात करें तो मोल्डिंग का क्या काम है मेनली, तो मोल्डिंग हम क्यों करते हैं, मोल्डिंग क्यों की जाती है, पर्टिकुलर शेप और साइज देने के लिए। तो टू प्रोवाइड सम शेप एंड पर्टिकुलर शेप एंड साइज देने के लिए हम इसमें मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग में भी 3 टाइप के मोल्ड होते हैं। एक हमारा हो जाएगा वुड मोल्ड, एक हो जाता है हमारा वुड मोल्ड, एक होता है हमारा स्टील मोल्ड, और एक होता है हमारा वुड मोल्ड विद स्टील। तो एक हो गया हमारा वुड मोल्ड, एक हो गया हमारा स्टील मोल्ड। स्टील मोल्ड में आपको याद रखना है, इसकी जो थिकनेस होती है वो अप्रोक्सीमेट 6 mm की होती है। 6 mm तक की इसकी थिकनेस देखने को मिलती है, 6 mm तक की थिकनेस देखने को मिलती है। और अगर हम वुड मोल्ड और स्टील मोल्ड में या फिर और कोई मोल्ड में भी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमारी स्टील मोल्ड की देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो इसकी एफिशिएंसी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, इसमें मतलब परफेक्ट तरीके का शेप एंड साइज देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर एक और बात करें, एक और मोल्ड कौन सा होता है हमारा, तो वुड मोल्ड विद स्टील। तो जो वुड का जो मोल्ड है उसमें स्टील भी हो। तो स्टील किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, पूरा जो हमारा सांचा है, वो जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा जो मोल्ड है वो वुड का होगा, इस तरीके से वुड का होगा। और जो यहाँ पर है, ये जो लेयर है, जो ऊपर की थिनिंग लेयर होती है, वो हमारे स्टील की प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा हमारा वुड का होता है, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, स्टील की लेयर प्रोवाइड करते हैं। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें तो बहुत 2 इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म है हमारा स्ट्राइक, एक टर्म है हमारा स्ट्राइक, और एक है हमारा पैलेट बोर्ड।
ये दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक टर्म है हमारा स्ट्राइक और एक टर्म है हमारा पैलेट बोर्ड। अब अगर हम बात करें स्ट्राइक में क्या होता है, जब हमने मोल्डिंग की, हमने सांचे में पूरा बेस डाला, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने ऐसे क्ले बनाई और हमने डाला परफेक्ट क्ले हमारी इसमें डल गई, ऐसा नहीं होता। मोल्ड में कुछ एक्स्ट्रा क्ले बच जाएगी, तो जो उसके एक्स्ट्रा क्ले को सपोज हमने पूरा लिया और उसको मोल्ड में डाला, तो ऐसे जब प्रेस करेंगे तो साइड में हमारा निकल के आ जाएगा। तो साइड में जब हमारा निकल के आएगा, जो हमारी मोल्डिंग में हमारा एक्स्ट्रा क्ले निकल के आएगा, तो उस एक्स्ट्रा क्ले को रिमूव करने की ही प्रोसेस को हम स्ट्राइक कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा क्ले, तो जो एक्स्ट्रा क्ले रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा क्ले इज आल्सो इज नोन एज स्ट्राइक। हम एक्स्ट्रा क्ले को रिमूव जो करते हैं उस प्रोसेस को ही स्ट्राइक बोलते हैं, उस प्रोसेस को स्ट्राइक बोलते हैं। तो दो तरीके से रिमूव कर सकते हो, एक हम यूज कर सकते हैं वुड बाय, एक तो यूज कर सकते हैं वुडन और एक यूज कर सकते हैं वायर। तो जो वायर होती है ना, वायर की जो स्ट्राइक है, एक वुड स्ट्राइक हो गई और एक वायर स्ट्राइक है। तो यहाँ पर भी वायर की जो स्ट्राइक है ये हमारी ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है कंपेयर टू वुड स्ट्राइक में। अब हम बात करते हैं पैलेट बोर्ड की। तो अब क्या होता है कि सपोज हमने मोल्ड लिया, उसमें हमने पूरा डाल दिया, मोल्ड में हमने ये डाल दिया, जो हमारा पूरा क्ले था उसमें डाल दिया, उसको पर्टिकुलर एक शेप दे दी। अब मुझे इसको उठाकर किसी और जगह लेके जाना है फॉर ड्राइंग पर्पस, क्योंकि मोल्डिंग के बाद ड्राइंग पर्पस इसी करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि इसको यहाँ से लेके दूसरी जगह जाना है, ड्राइंग पर्पस के लिए लेके जाना है। तो अब क्या करेंगे, हम पैलेट बोर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पैलेट बोर्ड का यूज करते हैं फॉर शिफ्टिंग दिस मोल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक प्लेस से अनदर प्लेस के लिए, वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट करने के लिए मोल्ड को हम क्या यूज करते हैं, वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पैलेट बोर्ड का, पैलेट बोर्ड का यूज करते हैं। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है हमारी 30 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। 30 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर जो इसकी थिकनेस होती है वो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो कुछ हमारा पैलेट बोर्ड हो गया। तो स्ट्राइक क्या है, जो एक्स्ट्रा क्ले हमारी थी उस मोल्ड के अराउंड उसको रिमूव करना। पैलेट बोर्ड क्या है, पैलेट बोर्ड हमारा एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है कि हम मोल्ड वाला जो एक मोल्ड है जहाँ को हम उसको दूसरी जगह ले जा सके फॉर ड्राइंग पर्पस। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पैलेट बोर्ड की डायमेंशन है। अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मोल्ड होते हैं हमारे, जो मोल्ड होते हैं, क्या इसका साइज एग्जैक्ट वही होता है जो हमें चाहिए होता है, तो क्या इसका साइज वही होता है, तो नहीं, इसका साइज हमारा थोड़ा सा ज्यादा होता है। सपोज अगर हम बात करें, जो हमारी ब्रिक है हमें 19 इंटू 19 19 इंटू 9 इंटू 9 की चाहिए होती है, तो जो हमारा मोल्ड है वो हम उससे ज्यादा देते हैं, क्योंकि इसकी क्या कैपेसिटी है, जब अभी हम बर्न करेंगे, जब हम अभी ड्राई और बर्निंग करेंगे तो ये अपनी थोड़ी सी कंप्रेस शेप में आएगा, कम होगा। तो हम एग्जैक्ट ये वाली शेप दे देंगे तो हमारी ब्रिक्स छोटी हो जाएंगी। तो अब हमें मोल्डिंग में क्या देखने को होता है, मोल्डिंग की जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा ब्रिक का साइज है उससे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या है, पहले हमने सीधे बर्न क्यों नहीं कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई वी डायरेक्टली डोंट बर्न द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को डायरेक्टली बर्न क्यों नहीं किया जाता, बर्न इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है। अगर हम सीधे उसको हाई टेम्परेचर दे देंगे तो सारा मॉइस्चर एवोपरेट हो जाएगा और हमारी जो जो ब्रिक है वो ब्रिटल बन जाएगी, ब्रिटल बन जाएगी, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत जल्दी उसके टूटने लगेगा, जो है विदाउट वार्निंग उसमें फेलियर देखने को मिलेगा और ब्रिटल हमें नहीं चाहिए मटेरियल। तो अब क्या होगा कि डायरेक्टली हम उसमें मॉइस्चर को हटाते नहीं है, बर्निंग प्रोसेस डायरेक्टली नहीं की जाती। सबसे पहले हम उसके बाद क्या करते हैं, पहले ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग में क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेटली बस 2-3% तक का वाटर छोड़ते हैं और फिर हम उसको बहुत अच्छे से ड्राई करते हैं। अब ब्रिक्स को दो तरीके से ड्राई किया जा सकता है, एक हम आर्टिफिशियली ड्राई कर सकते हैं और एक हम नेचुरली ड्राई कर सकते हैं। अगर नेचुरल ड्राइंग की बात करी जाए तो नेचुरल ड्राइंग में क्या होता है कि ये 3 से 10 दिन तक देखने को मिलेगा। जैसे सपोज आपको राजस्थान वाला एरिया जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे टेम्परेचर हमारा मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो यहाँ दिल्ली में भी देखने को, नोएडा में, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। अब तो पर ये एक बात है कि जैसे जहाँ पर भी टेम्परेचर ज्यादा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलेगा, हम वहाँ पर ये वाली प्रोसेस करते हैं जो नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस है, क्योंकि हमें इतना अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद क्या है, ये 3 से 10 दिन तक आपको देखने को मिलेगा, 3 से 10 दिन तक हम ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग करते हैं। लेकिन अब यहीं पे बात करें कि हम यहाँ पर टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करा सकते, ना ही हम यहाँ पर एयर को रेगुलेट करा सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब नेचर के हाथ में से नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस है। लेकिन वहीं पे एक आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस होती है जिसमें एक पूरी टनल होती है और एक कन्वेयर बेल्ट होती है। तो उस टनल के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट होती है, उसमें हम बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रिक्स रख देते हैं और उससे वो पास होता है। तो जब जैसे सपोज कि यहाँ पर एक सेकेंड, तो जैसे सपोज यहाँ पर हमारा ये टनल है, तो इसमें क्या होगा, आपको टनल में क्या देखने को मिलेगा, हाफ तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो हमने यहाँ पे जब हमने इस कन्वेयर बेल्ट में एंटर कराया, जो ब्रिक्स की पूरी लेयर हमने एंटर कराई, तो यहाँ हाफ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 100 के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। फिर यहाँ पर टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, यहाँ पे कूल होती है और फिर यहाँ से हम ब्रिक्स को ले आउट कर लेते हैं। तो ये ड्राइंग प्रोसेस जो है वो हमारी आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस है। 1 से 3 दिन में आपको यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पे हमने नेचुरल में किया था तो 3 से 10 दिन तक भी हमें ये प्रोसेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम भी कम हो गया,
लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है ऑब्वियसली अगर हम नेचुरल की बात करें, लेकिन यहाँ पर हमें एफिशिएंट बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत अच्छी प्रकार की ब्रिक्स मिलती है हमें देखने को। अगर हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट है और हम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो हम आर्टिफिशियल बर्निंग आर्टिफिशियल ड्राइंग करेंगे, जिसमें यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम, और उसके बाद हम कन्वेयर बेल्ट से यहाँ पे निकालते हैं और 1 से 3 दिन के अंदर हमें अपनी ब्रिक्स मिल जाती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बर्निंग प्रोसेस को करना है। अब ब्रिक्स को हमने मोल्ड भी कर लिया, ब्रिक को हमने मोल्ड भी कर लिया, ड्राइंग भी कर ली, ड्राइंग भी करने के बाद अब हमें क्या करना है, उसका सबसे लास्ट स्टेप है हमारा बर्निंग। तो अगर हम बर्निंग की बात करें तो बर्निंग हम सपोज अगर पूरे मेरी इस प्रोसेस में 100 रुपए लग रहे हैं तो बर्निंग में अप्रोक्सीमेटली मेरे 75 रुपीज लग जाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि जो बर्निंग है मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेप है मेरा पूरा प्रोसेस का, जो प्रिपरेशन होती है मेरी ब्रिक्स की, उसमें जो मेरा ये बर्निंग प्रोसेस है ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये हमारा सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अप्रोक्सीमेटली जो पूरी कॉस्ट है उसका 75% हमारा कॉस्ट इसमें लग जाता है, अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ कॉस्ट लग जाती है मेरी यहाँ पे, इसलिए मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेप है। वेल बर्निंग में बात करते हैं तो बिफोर बर्निंग हमारा, जैसे सपोज ये बर्निंग प्रोसेस की है तो बर्निंग प्रोसेस करने में बिफोर बर्निंग हमारा जो ब्रिक है, जो ब्रिक था उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 70 से 30% का मॉइस्चर कंटेंट होगा, लेकिन बर्निंग के बाद हमें कितना परसेंट हो कितना देना है उसमें, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% ही मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए। तो बर्निंग से पहले 7 to 30% मॉइस्चर कंटेंट रहता है, बर्निंग के बाद 2 से 3% तक मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलेगा। अब अगर हमने बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया, बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया, बहुत ज़्यादा बर्न कर दिया, अगर एक्सेस में बर्निंग हो गई, बर्न अगर हमने क्या कर दिया एक्सेस में बर्निंग कर दी, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, हमारी जो ब्रिक है वो ब्रिटल हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी हमारी जो ब्रिक है वो ब्रिटल हमें देखने को मिलेगी वेल वहीं पे। लेकिन अगर हमने जो बर्न है वो ऑप्टिमम अमाउंट में जितना बर्न करना था उससे कम बर्न किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि होमोजीनियस नहीं देखने को मिलेगी ब्रिक, एक तो होमोजीनियस नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको जो ड्राइंग मतलब जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, ड्यूरेबल नहीं होगी, ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। फिर उसके बाद जो स्ट्रेंथ लेने की प्रॉपर्टी है वो भी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी नहीं ले पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है कि होमोजीनियस नहीं रहेगा, उतना होमोजीनियस नहीं रहेगा, ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें ऑप्टिमम अमाउंट में बर्न करना है। तो ये टेम्परेचर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम बर्निंग करते हैं तो टेम्परेचर कितना रखना होता है, तो हमें 900 से लेके 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमें बर्निंग का टेम्परेचर रखना पड़ता है। अब हम दो तरीके से बर्न कर सकते हैं, एक हो गया हमारा क्लैंप और एक हो गया हमारा क्लिन। तो जो हमारा क्लैंप होता है वो एक थोड़ा सा सस्ता है और वो हमारा टेम्परेरी मेथड भी कह सकते हो। इसमें क्या है कि आपको कॉस्ट बहुत इनिशियल कॉस्ट बहुत कम लगती है, क्योंकि यहाँ पर अब क्लैंप की अगर बात करी जाए कुछ पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट। तो क्लैंप की अगर बात की जाए तो क्लैंप क्या है बेसिकली, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है कि टॉप से इसकी क्या शेप देखने को मिलती है, तो टॉप से इसकी ट्रेपेजॉइडल शेप देखने को मिलती है, ट्रेपेजॉइडल शेप आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे इसकी हाइट की अगर बात करते हैं तो हाइट हमारा इसका 3 से 4 मीटर आपको हाइट देखने को मिलेगी, 3 से 4 मीटर हाइट देखने को मिलेगी। इसका क्यों इतना कॉस्ट कम है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल यूज होता है वो काउ डंग और वेजिटेटिव मटेरियल यूज होते हैं। तो काउ डंग हो गया ये हमारा, ये सब मेटल यूज किए जाते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, जो इसकी शॉर्टर साइज होती है वो लॉन्गर साइड के साथ 15 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करती है, 15 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो हमारा शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड जो है वो 15 डिग्री का एंगल बना रही है लॉन्गर साइड के साथ, तो 15 डिग्री एंगल बनाती है लॉन्गर साइड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लेम के बारे में आपको याद रहनी चाहिए। तो ट्रापेजॉइडल शेप देखने को मिलता है, हाइट इसकी हमारी 3 से 4 मीटर देखने को मिलती है। अगर इसकी बात करें तो फ्यूल की तरह हम काउ डंग को यूज करते हैं, और जो हमारी साइड है, जो हमारी शॉर्टर साइड है वो लॉन्गर साइड के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाती है। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी फ्यूल का जो यूज है, फ्यूल की जो फ्यूल है वहां पर जो यूज हो रहा है वो कम होता जाएगा। तो जो हमारा अमाउंट ऑफ फ्यूल है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वो कम होता जाएगा। तो ये कुछ हमारा क्लैंप हो गया, लेकिन हमें इससे इतनी अच्छी ब्रिक्स देखने को नहीं मिलती। जो हमारी ब्रिक है, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्वालिटीज थी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो वो वाली क्वालिटीज हमें इस क्लैंप में जब हमारी बर्न होकर आती है वो देखने को नहीं मिलती है। तो लास्ट स्टेप जो हमारा बर्निंग है उसमें भी हमने क्लैंप के बारे में देखा। क्लैंप हमारा क्या है कि इनिशियल कॉस्ट उसकी कम लगती है और वहाँ पर हमारा फ्यूल भी उतना ज़्यादा अच्छा यूज़ नहीं होता, तो हमें लेकिन उतनी अच्छी ब्रिक नहीं मिल पाती। तो अब हम दूसरा तरीका होता है जो कि क्लिन को यूज़ करते हैं, क्लिन यूज़ की जाती है हमारे पास, क्लिन यूज़ की जाती है। उसमें भी हमारे पास दो तरीके की क्लिन देखने को मिलेगी। एक हमारा क्या है, इंटरमिटेंट क्लिन देखने को मिलती है। जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरी गाथा लिख सकते हैं, लेकिन हमारे को दो ही तरीके की क्लिन देखने को मिलती है। एक हमारा हो गया इंटरमिटेंट और एक हो गया हमारा कंटिन्यूअस। अगर इंटरमिटेंट की बात करें तो एक होता है हमारा अप ड्रॉप। इसमें क्या होता है कि हमारी जो एयर है वो हमारी ऊपर से निकल जाती है, तो हमारे को क्या है, हीटिंग टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है इसमें। लेकिन एक होता है इसमें ही डाउन ड्रॉट। तो अब क्या है कि डाउन ड्रॉट जो है, हमने जो हीट हो ऊपर जाने वाली जो गैस हमारे ऊपर जाने वाली थी हमने उसको रीयूज कर लिया, तो हमने एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज कर ली। तो इन कंपेयर टू अप ड्रॉट हमारा डाउन ड्रॉट ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटरमिटेंट क्या है, मतलब कंटिन्यूअसली हमें नहीं मिलती। वहीं पर अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे एक हमारा होता है बुल ट्रेच।
बुल ट्रेंच होता है जिसमें हमारा मूवेबल चिमनी होती है, बुल ट्रेंच हमारा मूवेबल चिमनी होती है। मानसून सीजन में इसमें हमको इससे ब्रिक नहीं मिल पाती। और अगर इसकी बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि इनिशियल जो हमारा कॉस्ट लगती है वो इन कंपेयर टू हॉफमैन, जो हॉफमैन है हमारा, उसके कंपेयर में कम लगती है, तो वो वहाँ पे इसको एडवांटेज मिल जाता है। तो सारे जो दुनिया भर के एडवांटेज हो सकते हैं वो हमारे हॉफमैन में देखने को मिलते हैं। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है ये कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि इतने सारी खूबियां लेके आ रहा है तो एक दिक्कत तो होगी भाई, पैसा लगेगा। तो अगर हम इसकी बात करें हॉफमैन की, तो एक तो 12 महीना मतलब 12 मंथ्स पूरे साल में हमको मिल सकती है, इससे ब्रिक मिलती है। यूनिफॉर्म ब्रिक्स मिलती है, बिल्कुल उसका शेप और साइज मस्त होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक जैसी होती है वैसी ब्रिक मिलती है इसमें। और अगर तो कंटिन्यूअस मिलती रहती है, मतलब इसमें क्या होता है कि पूरी एक चिमनीज बनी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्लॉक्स बने हैं, प्री हीटिंग की सुविधा है इसमें, प्री हीटिंग हो सकती है, फिर उसका हीट होता है और हमें बाहर डिलीवरी हो जाती है। तो कंटिन्यूअस पूरा प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए ये हमेशा हमें ब्रिक्स मिलती ही रहेगी, जब भी हमें जरूरत है ब्रिक्स मिलती रहेगी, कंटिन्यूअस 12 मंथ्स पूरे ब्रिक्स मिलती रहती है। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, इन दोनों में ही हमें थोड़े से सुपर स्किल्ड लेबर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इस तरीके से देखना होता है, जैसे बुल ट्रेंच में आपको देखना पड़ेगा कि चिमनी को शिफ्ट करना होता है, चिमनी शिफ्ट करनी है तो थोड़ा उसको चेक करना होता है। तो कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो हमें हॉफमैन सबसे बेस्ट एफिशिएंट हमारा क्लिन है। वहीं पे एक टनल क्लिन भी होती है, जिसमें क्या होता है, एक मूवेबल हमारी टनल क्लिन क्या, एक टनल बनाई होती है और उसमें से हम ब्रिक्स को मूव कराते हैं, तो ब्रिक्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कराते हैं, तो वो हमारा हो गया टनल क्लिन। टनल क्लिन हो गया। तो ये तीनों ही तरीके के जो हमारी प्रोसेस है, जो तीनों ही तरीके के ये जो हमारा प्रोसेस है कंटिन्यूस में आते हैं और ये हमारे इंटरमिटेंट में आते हैं। तो क्लिन जो है हमारा, ये हमारा बर्निंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अभी स्ट्रेचर बॉन्ड देखने हैं हमें, हेडर बॉन्ड देखना है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये सब को भी हमें देखना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स देखने हैं कि बुलनोस, कामोस, ये सब। फिर हमारा ब्रिक पूरा जो है हमने रिवाइज कर लिया, वो हम अच्छे से देख लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करते हैं। आज हमने पूरा प्रिपरेशन से लेके पूरा बर्निंग तक पहुंचे हैं, तो प्रिपरेशन किया था और बर्निंग तक आ गए थे, फटाफट देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे की थी कि प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम उसमें, तो प्रिपरेशन में हमने अनसॉइलिंग की थी, अनसॉइलिंग करने के बाद डिगिंग की, क्लीनिंग की उसे, फिर ब्लेंडिंग किया, वेदरिंग की, फिर ब्लेंडिंग की और टेम्परिंग किया, फिर हमने मोल्ड का प्रोसेस देखा था, फिर हमने स्ट्राइक पढ़ा था, पैलेट बोर्ड पढ़ा था, ये सब हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी थी। और क्वेश्चन में आपसे मैंने पूछा था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक और जो हमारी सेकंड क्लास ब्रिक होती है उसकी टॉलरेंस लिमिट क्या है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किस नेक्स्ट टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।